हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आज आपको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के पहले चैप्टर अर्थशास्त्र एक परिचय के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में जब तक आप अर्थशास्त्र एक परिचय यानी इसका पहला चैप्टर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आगे के चैप्टर नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि जब तक हम इसके परिचय को नहीं समझते हैं तब तक हमें इसके आगे के जितने सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, वो हमें कैसे समझ में आएंगे। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। अध्याय पहला, अर्थशास्त्र परिचय। हमारा अध्याय पहला अर्थशास्त्र का परिचय है, जिसमें केवल हम अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे हम अगले चैप्टर के आगे बढ़ते रहेंगे, अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसके आगे देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब कि हम जो अपनी आवश्यकता हो, जो कि हमारे कोई सामाजिक या वास्तविक या सामान्य कोई सी भी आवश्यकता है, हमारी तो बहुत सारी आवश्यकताएं हो सकती हैं। जैसे किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता है तो उसके लिए हम जो प्रयत्न करते हैं, जो हम कोशिश करते हैं, वही हमें इस अर्थशास्त्र में बताया गया है कि उसे ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा यही है। इसके लिए आप और देख सकते हैं, इसके अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक जैसे प्रो एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक, ये आपको जरूर याद करना है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा कि इसके रचयिता कौन है, इसके जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक तो ये हो जाएगा प्रो एडम स्मिथ। ओके, चलिए हम इसके दूसरे क्वेश्चन में पहुँचते हैं। तो ये क्या है, उत्पादन के साधन एवं उनके पारिश्रमिक बताइए। साधन और पारिश्रमिक। साधन में देखिए आ जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, और वहीं पारिश्रमिक में आ जाएगा लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। चलिए हम बिना समय गवाए आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन सीमित है। 2 उदाहरणों द्वारा इसकी व्याख्या करें। तो आगे हम इसका उत्तर क्या है। माना हमारे पास केवल 10 रुपये हैं, हम इससे फल, सब्जियां, पुस्तक, खेल का सामान आदि खरीदना चाहते हैं, सिनेमा भी देखना चाहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। यानी हमारे पास केवल 10 रुपये है, तो हम इतने सारा सामान कैसे खरीद सकते हैं। तो जो अब आगे हम देखें, अर्थात मात्र 10 रुपये हैं, अतः हम उन साधन को खरीद पाएंगे जिनका मूल्य 10 रुपये तक होगा। यानी जिनका मूल्य अधिकतम 10 रुपये तक होगा, हम वही सामान खरीद पाएंगे। जैसे फल, अगर कोई फल, सब्जियां, पुस्तक के लिए सब सामान तो हम खरीद नहीं सकते 10 रुपये में। इसमें से जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगा, जिसका अधिकतम मूल्य 10 रुपये होगा, हम उसे खरीदेंगे। इसका पहला उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण में आइए चलते हैं। माना एक व्यक्ति के पास मात्र 10,000 की पूंजी है, वह उससे अनाज का संग्रह करने, अंश पत्रों का ऋण पत्रों में लगाने, कंप्यूटर लगा के जॉब वर्क करने आदि कार्यों में लगाना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पूंजी सीमित है, यानी केवल उसके पास 10,000 रुपये हैं। अतः वह वही कार्य कर पाएगा जिसमें अधिकतम पूंजी की आवश्यकता मात्र 10,000 रुपये हो। जैसा उस क्वेश्चन में समझाया गया था, वैसा इस क्वेश्चन में भी वही बताया गया है कि हम लोग केवल वही कार्य कर पाएंगे जिसका अधिकतम मूल्य 10,000 हो। जैसे कि ये अगर चाहे तो अपना अनाज का संग्रह करना चाहे, इसी के बीच में वह अंश पत्रों को ऋण पत्रों में लगाना चाहे, या कंप्यूटर लगा के जॉब वर्क करने में चाहे, तो केवल वही कर पाएगा जो उसकी ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है, जिसमें उसका केवल 10,000 रुपये में हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, दृष्टिकोण विस्तृत एवं वैज्ञानिक हो जाता है। अर्थशास्त्र का मतलब समझ रहे हैं हम क्या, इसमें इसको हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। कुल आप लोग पढ़ रहे होंगे अर्थशास्त्र, आपने अर्थशास्त्र विषय क्यों लिया है, आपने भी सोचा होगा ना अर्थशास्त्र से हमें आगे के आगे कुछ मिलेगा, आगे जाके कोई क्वेश्चन बनेंगे हमारे, आगे जाके हमारे काम आने वाला है अर्थशास्त्र, इसलिए आपने लिया है ना। वो इसी चीज़ में पूछा गया। चलिए अब अपने अगली, आर्थिक समस्या क्या होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। हमारी आवश्यकताएं असीमित, हम चाहे हमारी बहुत सारी चीज़ हमें कि हमें ये भी चाहिए होता है, हमें वो भी चाहिए होता है, तो हमारे सब तो अपनी आवश्यकता पूरी कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। किंतु उसके पास साधन सीमित है। लेकिन हमारे पास जो पैसा है वो हमारे पास एक
सीमित है कि हमारे पास इतने पैसे, हम इतने पैसे में इतने अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते हैं। उस दौरान तो उन चीज़ों का चयन है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न की समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। आर्थिक समस्या क्या होती है? यही हमारी आर्थिक समस्या हो जाती है। जैसे मनुष्य की आवश्यकता सीमित है किंतु उसके पास साधन सीमित है। उस दौरान तो उन चीज़ों का चयन करना जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण जो वो सोच उनके पास जो विकल्प आ जाता है कि मैं क्या क्या चीज़ खरीदूँ, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, वही उसकी आर्थिक समस्या है। इसमें यही बताया गया। तो आर्थिक समस्या का एक साधारण सा उदाहरण है ये। इसको आप आराम से पेपर में लिख जाएंगे, आपको नंबर आराम से मिल जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं? ये भी पेपर में आना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने की प्रक्रिया है जिसे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे उत्पादन कहते हैं। अब देखिए क्या बताया गया, उत्पादन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने की प्रक्रिया है जिसे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। ओके, देखते हैं सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी ऐसे वक्तव्य है जिसमें संख्या संबंधी तथ्य हो, वह सांख्यिकी कहलाता है। चलिए सांख्यिकी का तो सिंपल सा है, वो हो गया, इसको आप लिख के आ जाइएगा। आगे हम देखते हैं सांख्यिकी जन्मदाता कौन है। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? सांख्यिकी जन्मदाता जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड एकिनबॉल है। इन्होंने 1949 में सांख्यिकी को दो प्रकार में परिभाषित किया है, एक वचन के रूप में, वो बहुवचन सांख्यिकी के रूप में। ये दोनों हमारे प्रश्न में आ सकते हैं। सांख्यिकी जन्मदाता कौन है, ये हमारे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। तो मैं इसके आगे के बहुत सारे वीडियो, इसके सारे चैप्टर के ऑल सब्जेक्ट के वीडियो बनाऊंगा। ओके, बाय।